अपने पिछले लेक्चर में हमने यहां तक एक पोर्शन पढ़ा था, मतलब हमने स्टार्ट किया था जियोमॉर्फोलॉजी, और जियोमॉर्फोलॉजी का हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हमने जो चीजें अभी तक पढ़ी हैं वो ये है कि अर्थ के अंदर जैसे प्याज के छिलके होते हैं वैसे अर्थ में कितने ऐसे लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हमने इनको ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हमने क्रस्ट का नाम दिया था, इसके अंदर जो एक पोर्शन था उसको हमने नाम दिया था मेंटल, और सबसे आखिरी में हमने बोला था ये है कोर। अब इनके अलग अलग डिस्टिंक्शन है। जैसे क्रस्ट पे हमने क्या देखा था, क्विक रिवीजन देता हूं आपको। एक तो हमने ओशनिक क्रस्ट देखा था और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखा था। मैंटल के अंदर भी हमने एक अपर मैंटल देखा था, और इसी के बाद हमने एक और लेयर पढ़ा था सेमी मोल्टेन, क्या नाम था उसका, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद वापस से लोअर मैंटल स्टार्ट होता है। कोर के अंदर भी हमने आउटर कोर और इनर कोर देखा था, जिसमें से आउटर कोर हम बोल रहे थे कि ये लिक्विड नेचर का है, और जो इनर कोर है ये बिल्कुल सॉलिड नेचर का है। अब इतनी इंफॉर्मेशन हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड ही है, या फिर यहां पर जो एक मेंटल का एक पोर्शन है एस्थेनोस्फीयर, तो सबसे पहले ऊपर एक सॉलिड क्रस्ट है, फिर बीच में ऐसा कोई लेयर आता है, उसका इतना डेप्थ है। सब कुछ हम बिल्कुल एक्यूरेटली या अप्रोक्सीमेटली सही हद तक बता ले जाते हैं। आखिरकार ये सारे इंफॉर्मेशन हमको मिले कैसे, इनको हम अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम ये देखना चाहते हैं कि आखिरकार ये जितने भी इंफॉर्मेशन की बात हमने की है अपने अर्थ के इंटीरियर के लिए, आखिर इन इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो इन सोर्सेस की जब भी हम जिक्र करते हैं तो हम इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एक सोर्स है जिसको हम लोग डायरेक्ट सोर्स बोलते हैं, और दूसरा वो जिसको हम इनडायरेक्ट सोर्स बोलते हैं। जो डायरेक्ट सोर्सेज हैं उनके अंदर हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि सिंपली कि हम अगर माइनिंग कर रहे हैं तो अर्थ के गहराइयों में जाते हैं, जितना भी मान लीजिए कि आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर, लेकिन केवल इतना ही नहीं है, आज तक हम लोग काफी अंदर तक, काफी गहराई तक हम लोग माइनिंग कर चुके हैं, ड्रिलिंग कर चुके हैं। मोर और लेस नियर अबाउट मोर देन 10 किलोमीटर्स भी ऐसे जगह पर है जहां पर हम लोगों ने माइनिंग किया हुआ है। तो इतने गहराइयों पर भी हम जाके माइनिंग, ड्रिलिंग ये सब काम करते हैं, तो वहां से हम डायरेक्ट सोर्सेस निकाल लाते हैं कि हाँ नीचे जो है अर्थ का लेयर इतना है, ऐसा है, ब्रिटल है, मतलब काफी कड़ा है, या फिर उसकी मिट्टी इस तरीके से है। जो भी हमको पता चल पाता है हम वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गेन करते हैं। इसके अलावा हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन का, मतलब कि जो भी वॉल्केनो से हॉट मैग्मा बाहर निकल के आता है वो उसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही जज करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हाँ हमारे अर्थ के अंदर ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेस मतलब कि हम कुछ इसमें डायरेक्ट व्यू ना करके हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ रिसर्च कंडक्ट करते हैं, और इसके बेसिस पर हम कुछ रिजल्ट्स लेके आते हैं, और इन रिजल्ट के आधार पर हम कोई स्टडी बेस करते हैं, और इन स्टडीज से हमें कुछ ये इनडायरेक्ट सोर्सेस का पता चलता है। इनमें से कुछ फॉर्म है, एक तो ग्रेविटेशन, कि जो भी गुरुत्वाकर्षण हमारे अर्थ के अंदर से हमको महसूस होता है, जिससे कि हम धरती पर बिल्कुल चिपके हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम आसमान में आकाश में उड़ जा रहे हैं। तो ये जो ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण है, इसके बेसिस पर कुछ हमने अर्थ के इंटीरियर की बात की। जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इसका भी हमने कुछ हेल्प देखा, या फिर हम देखें कि किस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, और इससे इसके इंटरनल लेयर्स का क्या रिलेशन है। और आखिरी में मेटेओर्स। मेटेओर्स मतलब आपने जब ये थ्योरी पढ़ी थी बिग बैंग थ्योरी, तो बिग बैंग थ्योरी के अंदर में आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक बिग बैंग हुआ था। इस एक्सप्लोजन में बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल गैसियस पार्टिकल्स या फिर दूसरे एलिमेंट्स निकले थे। इन्हीं का एक पोर्शन है जिसको हम लोग मिटियोर्स बोलते हैं। ये मिटियोर्स प्लैनेट का शेप नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि प्लैनेट बनने के लिए हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, याद होगा आपको। तो एक्रीशन में क्या था, लेयर बाय लेयर प्लैनेट्स ठंडे हो रहे थे, और भी बाहर के जितने भी ऐसे एलिमेंट्स थे उनसे आके टकराते थे, फिर वो धीरे धीरे और बड़े होते गए। तो इन सब प्रोसेस में मान लो अगर कुछ ऐसा एक पार्टिकल है, कुछ एक ऐसा पार्ट है जो कि ऐसा प्लैनेट में फॉर्म नहीं हो पाया, तो वो स्पेस में ऐसे ही टहलता घूमता रहता है, उनको हम मिटियोर्स बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मिटियोर्स किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं, और इसीलिए वो अर्थ पर या फिर दूसरे प्लैनेट पर आ जाते हैं। अर्थ का अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इनको अट्रैक्ट कर लेगा तो ये अर्थ के सरफेस पर आ गिरेंगे।
यहां पर इनको मिटियोर्स बोलते हैं। मिटियोर्स जब भी हम हमारे यहां धरतियों पर गिरते हैं तो हमको लगता है कि ये भी तो एक बिग बैंग का ही हिस्सा है, और मिटियोर्स के अंदर जो भी इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको पढ़ने से हमको ऐसा फील हो सकता है ना, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर उसी बिग बैंग से ये भी निकला है तो हो सकता है हमारे अर्थ के जैसा ही कुछ हो। तो वहां से भी कुछ इनडायरेक्ट स्टडीज करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि और वहां पर कौन कौन से एलिमेंट्स इन मेटेओर्स के अंदर प्रेजेंट हैं, तो मे बी हमारे अर्थ के अंदर भी वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर उस पर कुछ रिसर्च कंडक्ट करते हैं। अगर वो सही निकलता है तो हम बोलते हैं कि हाँ, जो भी मेटेओर्स के अंदर में ये एलिमेंट हमको मिला था तो ये अर्थ के अंदर भी हमको देखने को मिलता है। इन सभी थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट सोर्सेस पे आते हैं। डायरेक्ट सोर्सेस में जितनी भी बातें अभी तक हमने की कि डीप माइनिंग या ड्रिलिंग, जिससे कि रॉक्स का नेचर पता चलता है कि आखिरकार रॉक्स का क्या नेचर है, या फिर ग्रेनाइटिक नेचर होगा। ग्रेनाइटिक नेचर मतलब क्या होता है, आप देखोगे कि नॉर्मली जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है ना, वो ग्रेनाइटिक नेचर का है। ये अलग अलग रॉक्स के नेचर होते हैं, ये इनके नाम है जिनको आपको ऐसे ही याद करना है। ग्रेनाइटिक, जैसे आप समझ रहे होंगे कि आपके घरों में जो किचन के स्लैब पर जो एक पत्थर लगता है उसको हम लोग हमेशा ग्रेनाइट बोलते हैं, या फिर कभी कभी आप देखते होंगे कि मॉल के सीढ़ियों पर भी आप ऐसे ग्रेनाइट के पत्थर देख सकते हो। तो आप समझो कि यही एक तरीके का ग्रेनाइटिक लेयर है। आपको भले ही ये देखने में काफी भारी लगेगा, लेकिन अर्थ की तुलना में अगर हम बात करेंगे तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। और हमने क्या बात किया था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल से बना होता है, और सियाल में हम देखते हैं कि ये नॉर्मली जो हमारा ओशनिक क्रस्ट होता है, ओशनिक क्रस्ट से काफी हल्का होता है। ओशनिक क्रस्ट किससे बनता है? सीमा। ठीक है, इतनी बात आपको याद होगी। इसी हिसाब से और भी हम अंदर जाते हैं। अगर हम ओशनिक सरफेस को, या फिर हम बोले कि ओशनिक क्रस्ट को अगर हम और अंदर तक भेदते हुए अंदर जाते हैं या फिर उसमें ड्रिल करते हैं तो वहां से क्या निकलता है, तो वहां से हमको पता चला कि देखो वहां पर होते हैं बेसाल्टिक रॉक्स। बेसाल्टिक रॉक्स जो होते हैं ये ग्रेनाइट से भी भारी होते हैं, मतलब ज्यादा हैवी, इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखोगे कि हमेशा ओशनिक क्रस्ट जो होता है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से हैवी होता है। क्यों? क्योंकि ओशनिक क्रस्ट में ग्रेनाइटिक रॉक्स होते हैं, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे ग्रेनाइटिक रॉक्स होते हैं और ओशनिक क्रस्ट पे बेसाल्टिक रॉक्स होते हैं। ठीक है, ये केवल नाम है, आप इनको अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप सिंपली इनको ऐसे ही रट लो, या फिर हम बोलेंगे कि इनको ऐसे ही आप मालूम कर लो कि बेसाल्टिक रॉक होते हैं। अब ये इनका इमेज आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ग्रेनाइट तो आप जानते होगे, ग्रेनाइट तो आपने देखा होगा। बेसाल्ट के लिए भी आप सर्च कर लो, ऐसे ही कुछ रॉक टाइप का होगा, पत्थर जैसा ही कुछ होगा, बस वो थोड़ा हैवी होगा। ठीक है, अब ये माइनिंग और ड्रिलिंग इन सब की जो भी हम बात कर रहे थे, तो अभी तक हमने देखा कि मोर देन 10 किलोमीटर डीप हम ड्रिल कर चुके हैं। इसका एग्जाम्पल हमें साउथ अफ्रीका की लैंड पे मिलता है। यहां पर 2 माइन्स हैं, एक गोल्ड माइन है बोनेंग के नाम से और दूसरा है टाउटोना के नाम से। इसको एक बार मैप में देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप में आपको पता होगा कि यहां पर साउथ अफ्रीका है, मतलब ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका सबसे साउथ पोर्शन जो है वो साउथ अफ्रीका कंट्री है। इसको जूम इन करके हम आते हैं तो यहां पे पहुंचते हैं। ये साउथ अफ्रीका के अंदर आप यहां पर पोनिंग माइन देख रहे होंगे, ये सबसे डीपेस्ट माइन है अभी तक का। इसके अलावा रशिया के भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पर हम लोग काफी गहराइयों तक ड्रिल कर चुके हैं। इसके अलावा वोल्केनिक इरप्शंस की हम बात कर रहे थे, तो वहां से भी हमको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं अर्थ के अंदर वाले पोर्शन के, कि वहां से जो भी मैग्मा बाहर आता है उनसे हम पता लगा लेते हैं। ये तो डायरेक्ट सोर्सेज हो गए, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज से हमको यह पता चलता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर अंदर जाते चलते हैं वहां पर टेम्परेचर जो है चेंज होता है, साथ ही साथ प्रेशर भी चेंज होता है। यह हमेशा दिखता है कि जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है गहराई के साथ साथ बढ़ता जाता है, मतलब कि अलॉन्ग विद डेप्थ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हमने अभी सुबह भी एक एग्जांपल लिया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेटरी मोशन में होता है, मतलब घूमता रहता है, इस केस में जितने भी हैवी मटेरियल्स होते हैं वो सब सेंटर में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। सेंटर में जब कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो यहां पर सब के सब डेंसिटी भी थोड़ी ज्यादा होगी ना इनकी। इसी वे में जैसे जैसे हम डेप्थ में अर्थ के अंदर जाते चलते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती जाती है। हमने देखा भी था कि क्रस्ट का जो भी एक डेंसिटी है वो 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के नियर अबाउट था, जबकि हम मेंटल की बात कर रहे थे तो मेंटल का जो लोअर मेंटल था उसका एक एवरेज
अगर हम डेंसिटी की बात करें तो ये लगभग 5.7 से 6.5 तक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक था। और अगर हम यही कोर की बात करें तो कोर में लगभग 13 या फिर 13 से ज्यादा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये डेंसिटी है। मतलब जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जा रहे हैं हमारा डेंसिटी जो है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये एक इनडायरेक्ट स्टडी ही तो हुआ। इसके अलावा मिटियोर्स की हमने बात की थी, तो मिटियोर्स जैसे कि बिग बैंग से ही निकले हुए हैं, तो वहां से भी हम अर्थ जैसे कुछ मटेरियल्स को पाते हैं। ऐसा हमेशा होता है कि जब भी ऐसे मिटियोर्स आते हैं तो उनका सरफेस हमारे एटमॉस्फेयर के जो एयर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो भी डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के होते हैं, इनसे टकराते टकराते जब मिटियोर्स बहुत तेजी से हमारे पृथ्वी पर गिरता है तो नॉर्मली उसका सरफेस जो होता है उस मिटियोर का वो जल जाता है, इस फ्रिक्शन के कारण जल जाता है। तो यहां पर जो बचता है उसमें से हम केवल और केवल इंटीरियर स्ट्रक्चर का ही कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसी के बेसिस पर हम कुछ कंपेयर करके अर्थ के भी इंटीरियर की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशन हमको पता चला कि देखो कुछ तो कहीं ना कहीं एनोमलीज होती हैं, और ये एनोमली इस फॉर्म में देखने को मिलती है कि ग्रेविटेशन का जो वैल्यू है वो कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, और ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। हो सकता है कि माउंटेन रीजन्स में ग्रेविटेशन का लेवल कुछ और हो, हम जब ओशन सरफेस के अंदर जाते हैं तो वहां का ग्रेविटेशन कुछ और होता है। इसके अलावा अगर हम कोई प्लेट्यू पे चढ़ गए तो प्लेट्यू पर यहां ग्रेविटेशन कुछ और होगा। इवन अगर हम इक्वेटर से पोल के डायरेक्शन में भी जाते हैं तो इक्वेटर पर, जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, जियोइड है, तो यहां पर जो इक्वेटर है वो सबसे ज्यादा बल्की है, या फिर हम यूं कहें कि सेंटर से सबसे दूर है। तो आपको पता है कि ऐसे सरफेस पे अगर हम केवल तुलना करें कि अर्थ के पूरे सरफेस पर सबसे कम ग्रेविटेशन कहां पर होता है, तो ये होता है इक्वेटर पर, और पोल्स पर ग्रेविटेशन की वैल्यू ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है। जैसे कि हम अगर रेडियस की बात करें तो अभी तक हम ऑन एन एवरेज 6400 किलोमीटर देख रहे थे ना अभी तक, कि अर्थ का रेडियस या फिर अर्थ का सरफेस से उसके डेप्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 6400 किलोमीटर का है। आप समझो कि इक्वेटर के पास जब हम जाते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये जो डिस्टेंस है सेंटर का इक्वेटर से, ये डिस्टेंस होता है लगभग 6378 किलोमीटर। और यहीं ऊपर जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं सेंटर से तो ये मुश्किल से थोड़ा सा कम होता है, और ये लगभग होता है 6356 किलोमीटर। मतलब लगभग ऐसा 22 किलोमीटर का डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है इक्वेटर पर और पोल्स पर। इसीलिए हम बोलते हैं कि अर्थ जो है वो जियोइड शेप का है और इक्वेटर पर थोड़ा बल्ज नेचर उसका देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर और भी अगर हम कुछ सोर्सेस की बात करें तो एक इनडायरेक्ट सोर्स होता है मैग्नेटिक सोर्स। मैग्नेटिक सोर्स हम देखते हैं कि जब भी हम हवा में कोई भी धागे से एक नीडल लटका देते हैं तो जब भी वो नीडल रेस्ट करेगा तो हम देखते हैं कि वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। वो हमेशा सिग्निफाई करता है हमारे मैग्नेटिक नॉर्थ को और मैग्नेटिक साउथ को। अब ये दोनों क्या है? अभी तक तो हम अर्थ में केवल ये समझते थे कि अर्थ जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर टिल्ट है। कितने एंगल पर? हमने पढ़ा था इसको 23.5 डिग्री। अब यहां पर हम बताते थे कि ये नॉर्थ पोल है और यहां पर ये वाला साउथ पोल है। अब लेकिन यहां पर एक और पोल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं। ये मैग्नेटिक पोल एग्जैक्ट नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ना होके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप मान के चलो कि लगभग 11 डिग्री या फिर 11 पॉइंट समथिंग डिग्रीज जो होते हैं, ये मैग्नेटिक पोल्स इनसे अलग जगह पर होते हैं। मतलब कि ये कहीं ना कहीं ऐसे होंगे, ठीक। और ये वाला जो डिग्री होगा ये हम बता रहे हैं कि ये 11 या फिर 11.5 डिग्रीज है। तो इसी हिसाब से मैग्नेटिक सोर्सेस, इन सब से हमें पता चला कि हर बार नीडल या फिर ये एक ही डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए कोई ना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट चाहिए, जैसे कि आयरन। तो मतलब इसका यह है कि आयरन जैसे कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले मटेरियल्स, एलिमेंट्स अर्थ के अंदर में हैं। इसके अलावा सिस्मिक वेव्स की बात करें, अभी तक हमने जितने भी डिफरेंट लेयर्स की बात की है, बहुत ही डिटेल में बात की है, इन सब की जानकारी हमें सबसे ज्यादा जो मिलती है वो सिस्मिक वेव से मिलती है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सिस्मिक वेव आखिरकार होते क्या हैं। आप इनको किसी भी एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेव की तरीके से समझो।
जैसे कि मान लो कि हम जब भी पानी में एक पत्थर को फेंकते हैं तो आप देखोगे कि रिपल्स क्रिएट होते हैं, मतलब कि जहां पर पत्थर गिरता है उसके चारों तरफ आप ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स देख सकते हो, ऐसा होता है ना। तो ये यूजुअली एक वेव के फॉर्म में होते हैं, ठीक। अब ये वेव का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा ही कुछ हम वेव बोल सकते हैं जो कि किसी भी चीज से निकलता है, जैसे कि हमारा जो वॉइस है, इस वॉइस से भी कोई ना कोई वेव निकल रहा होगा, ठीक है। जो भी लाइट है, लाइट भी एक प्रकार का वेव ही है। इन सब तरीके से मान लो कोई भी एक और वेव होगा जिसको हम लोग सिस्मिक वेव्स का नाम दे रहे हैं। ये वेव्स तब भी जनरेट होते हैं जब अर्थ में अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब कि जब भूकंप आते हैं ना, तो इन भूकंप के कारण भी ऐसे सिस्मिक वेव्स जनरेट होते हैं। होता क्या है कि मान लो कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस में कहीं ना कहीं यहां पर भूकंप आता है। भूकंप कैसे आता है, मान लो कि यहां पर कुछ एक खोखली जमीन थी अंदर, बिल्कुल धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अर्थ रोटेट भी कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने में इसने थोड़ा सा हिल डुल गया यहां की जमीन। इससे क्या होगी, जो भी इसके ऊपर की जमीन है वो भी तो हिलेगी ना। अब चूंकि अर्थ के पास इतना ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ फोर्स यहां पर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दिखता है कि सरफेस पर ये अर्थक्वेक्स आते हैं। आप देखोगे कहीं पर पूरे मकान ढह जाते हैं या फिर सड़क जो होती है वो टूट जाती है। तो इन सबका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। मतलब क्या है कि ये भी एक प्रकार का वेव है। तो इन वेव्स को हम सीस्मिक वेव्स बोलते हैं और ये हमारे अर्थ के सरफेस पर भी चलते हैं और हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर मतलब इंटीरियर में भी ये ट्रैवल करते हैं। इन्हीं के बेसिस पर हम सिस्मिक वेव्स को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ऊपरी तौर पे अगर हम देखें तो हम कुछ सोर्सेस को यहां पर डिटेल पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमने वोल्केनिक इरप्शन की बात की ही थी कि इंटीरियर कितना गर्म है, इससे पता चलता है कि मैग्मा कितना गर्म कितना हॉट बाहर निकल के आया है। इसके अलावा मेटेरॉइड्स की हम बात कर रहे थे, तो मेटेरॉइड का आप यहां पर एक फोटो देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इनका सरफेस बिल्कुल जल जाता है, तो आप बिल्कुल नॉर्मली यहां पर देख सकते हो कि इनका सरफेस बिल्कुल जल गया है, लेकिन इनके अंदर के जो इंटरनल मटेरियल्स होते हैं, इनर मटेरियल्स होते हैं, वो अभी तक ऐसे फ्रिक्शन के साथ एक्सपोज नहीं हुए हैं, या फिर इनका बाहरी एलिमेंट ना देख के अगर हम इनके इंटरनल एलिमेंट्स पे थोड़ा फोकस करें तो हम यहां पर भी काफी कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्मिक वेव्स की हम बात कर रहे थे। इन सिस्मिक वेव्स को समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिरकार अर्थक्वेक आता क्यों है और अर्थक्वेक से ये वेव्स कैसे निकलते हैं, जिनको हम लोग सिस्मिक वेव्स का नाम दे रहे हैं। तो आप समझो कि ऐसा कुछ अर्थक्वेक का एक आप फोटो देख सकते हो। यहां पर मानो ये अर्थ का अलग अलग लेयर है, ठीक है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ये दूसरा लेयर, ये ऐसे ऐसे करके अलग अलग लेयर्स हैं। यहां पर मानो कुछ फॉल्टिंग होती है। फॉल्टिंग इन द सेंस कि ये आपस में एक दूसरे में टूट जाते हैं, या फिर कोई एक गैप मिलता है, वहां पर जमीन भरने के लिए जब आते हैं तो ऊपर से भी टूट टूट के इसमें नीचे गिरते हैं, या फिर इनके कुछ मोशन भी होते रहते हैं। तो इन मोशन से फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण हम अर्थक्वेक देख सकते हैं। यहां पर दो चीजें होती हैं, दो नाम आपको याद करना पड़ेगा। एक होता है हाइपोसेंटर और एक होता है एपिसेंटर। अब ये मानो कि हाइपोसेंटर वो केंद्र है, वो सेंटर है जहां पर मेजर फॉल्ट होता है। फॉल्ट इन द सेंस, यहां पर फॉल्ट का क्या मतलब है, गलती करना वाला फॉल्ट नहीं। यहां पर जमीन से हमारे पूरे क्रस्ट से रिलेटेड फॉल्ट है। यहां पर जो भी आप देख रहे हो, जैसे ये दो बड़े बड़े प्लेट्स हैं, यहां पर आप देख रहे हो कि माउंटेन्स वगैरह हैं, और इन सबसे रिलेशन में एक बड़ा सा प्लेट है ये, और दूसरा बड़ा सा प्लेट है ये। अब ये दोनों आपस में मान लो कि ये इधर साइड में जा रहा है और ये इधर साइड में जा रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन करते हैं, ये फ्रिक्शन कहीं ना कहीं मेजर तरीके से टकराते हैं। मान लो कि टकराने का जो मेजर एरिया है वो यहां पर है, जहां से अर्थक्वेक का जो एक शुरुआत है वो होता है। यहीं से समझ लो सिस्मिक वेव्स निकलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जहां से सिस्मिक वेव निकलती है या फिर जहां पर एक्चुअल फॉल्ट हमारे धरती के अंदर होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं हाइपोसेंटर का। और हमेशा ऐसा होगा कि जब भी यहां से वेव्स निकलेंगी तो चारों दिशा में फैलेंगी, लेकिन जो सबसे पहले सरफेस पर पहुंचेगा और सरफेस पर जहां पहुंचेगा यूजुअली ये इसके ठीक ऊपर ही होता है। इसको हम लोग, इस सेंटर को बोलते हैं एपीसेंटर। तो आप इस फोटो में भी थोड़ा सा आप थोड़ा नजर डालें। इस इमेज के अंदर देखो, यहां पर एक फॉल्ट दिखाया जा रहा है।
ये फॉल्ट है, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये वाला जो प्लेट है ये नीचे की ओर धंस गया और ये जो प्लेट था ये ऊपर की ओर चला गया। क्या होगा कि अब डॉटेड लाइन सबसे पहले सरफेस पर कहां पहुंचेगी, कहीं ना कहीं यहां पर। तो इसीलिए जब सरफेस पर सबसे पहले जगह पहुंची तो ये एपिसेंटर कहलाएगी, और दूसरा जो हम बोल रहे थे यहां पर, इसको हम लोग हाइपोसेंटर का नाम देते हैं। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि दो तरीके के वेव्स निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। एक तो वो वेव्स जो कि हमारे हाइपोसेंटर से निकलते हैं और अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह निकलेंगे ये। और दूसरा वो होता है कि जब पहली बार ये सरफेस पर पहुंचते हैं तो सरफेस पर भी ये अपना एक नया वेव बना के फैलने लगते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर मान लो कि अगर हम इन व्हाइट लाइंस को, जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं लगभग, अगर हम इनको बोलते हैं कि यही हमारे सिस्मिक वेव्स हैं, तो इनको दो तरीके से हम देख सकते हैं ना। एक तो वो जो कि अर्थ के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं बॉडी वेव्स। क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। क्यों? क्योंकि ये अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करते हैं, उसके अंदर ट्रैवल करते हैं। दूसरा जो होता है वो अर्थ के सरफेस पर हमको देखने को मिलता है, इसीलिए जैसा कि नाम वैसा ही इसका काम, और इसका नाम है सरफेस वेव। अब हम एक एक करके बॉडी वेव्स और सरफेस वेव को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो नॉर्मल हमारा अर्थक्वेक होता है उससे ही ये सब वेव्स निकलते हैं, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है। और ये यूजुअली अर्थक्वेक जो होता है ना वो लिथोस्फीयर वाले पोर्शन में होता है। अब आपको लिथोस्फीयर एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि क्या होता है। कि देखो क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा क्रस्ट होता है, इसके अंदर हमारा मैंटल वाला पोर्शन होता है। तो इतना अंदर तक हम पूरा मेंटल तक नहीं जाते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि जो भी क्रस्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब कि दोनों पार्ट, ओशनिक क्रस्ट और आपके अलावा इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो यहां पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट के अलावा मेंटल का जो टॉप मोस्ट है सॉलिड वाला पोर्शन, इन सबको मिला के बनता है लिथोस्फीयर। तो इनका कहना है कि देखो अर्थक्वेक का जो मेजर कारण है वो कहीं ना कहीं इसी लिथोस्फीयर वाले पोर्शन में ही रहता है। लिथोस्फीयर आप मान के चलो कि लगभग 200 किलोमीटर डेप्थ तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहीं से अर्थक्वेक का जो कारण है, या फिर हम बोले कि यहीं पर हाइपोसेंटर होता है अर्थ का, जो कि ऊपर जब सरफेस पर पहुंचता है तो उसको हम लोग एपिसेंटर का नाम दे रहे थे अभी। इस पूरे अर्थक्वेक को नापने के लिए कि कितना तेज या फिर कितना तीव्र, कितने ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ का। अब यहां पर इस आप इंस्ट्रूमेंट को देख रहे होगे, बहुत ही सिंपल सा ये इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर रोटेटिंग ड्रम लगे हुए हैं, रोटेटिंग ड्रम में कागज लपेटे हुए होते हैं। क्या होता है कि जब भी इसको हम जमीन से फिक्स कर दिए मान लो, अब क्या होगा, जैसे ही जमीन हिलेगी तो ये रोटेटिंग ड्रम जो है ये रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और जितनी तेजी से हिलेगी ये वाला जो एक भारी वेट के अंदर एक पिन या फिर एक कोई भी पेन ये लगा होता है, जो कि इस ग्राफ के ऊपर चलता रहेगा। ये कैसे चल पाएगा? जितना तेज हमारा अर्थ के अंदर अर्थक्वेक आता है तो आपको भी झटके लगते हैं ना, तो इसी तरीके से आप देखोगे कि जब भी अर्थक्वेक आएगा तो इस इंस्ट्रूमेंट को भी कुछ ना कुछ झटका लगेगा। इसी झटके से जो भी पेन ऐसे ऊपर नीचे डायरेक्शन में चल जाए वही एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है हमारे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को कैच करने का। अब इसको ऑल ओवर वर्ल्ड हमने हर जगह फिक्स कर रखा है इस टाइम सिस्मोग्राफ को। तो कहीं से कुछ भी अर्थक्वेक जनरेट होता है तो तुरंत सूचना मिल जाती है सिस्मोग्राफ के द्वारा कि हाँ यहां पर अर्थक्वेक आया है। मतलब कि हमने पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लिया है अभी तक कि सिस्मोग्राफ क्या है, कैसे इंस्ट्रूमेंट में हम इसको अलग अलग सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बेसिकली बात कर रहे थे सिस्मिक वेव्स का। इसके अंदर आपको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक हमने बताया था बॉडी वेव्स और दूसरा हमने बताया था सरफेस वेव्स। अब देखो बॉडी वेव्स जो होते हैं ना वो उतना ज्यादा तेजी से अंदर या फिर दूसरी जगह पर फैल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पैक्ट होते हैं ना। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाती है, हम बताते हैं अभी आगे पढ़ेंगे भी, कि वेव की स्पीड तो भले ही तेज हो जाती है, लेकिन बीच बीच में आप देखो कहीं पर एस्थेनोस्फीयर मिल गया उसको, कहीं पर अपर कोर मिल गया जो कि लिक्विड नेचर का है। तो यहां पर क्या होता है ना कि डिले हो जाता है सब कुछ में। तो जो सबसे पहला एपी सेंटर पर स्ट्राइक करने वाला वेव है, बॉडी से निकलकर आता है ऊपर सरफेस पर, उसको हम लोग नाम देते हैं पी वेव्स का। पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स। इसके चंद मिनट बाद ही, कुछ ही सेकंड्स बाद, एक दूसरा वेव भी रिकॉर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एस वेव। और तीसरा एक और वेव है जिसको हम लोग अपने अर्थक्वेक में पढ़ सकते हैं, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, सरफेस वेव, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर ही तो हैबिटेट है, लोग रह रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं,
अगर अब इनके नीचे वाले सरफेस में कहीं बहुत तेजी से अर्थक्वेक आता है तो ये मंजिलें जो हैं ये भी ढह जाएंगी, जहां पर लोग अभी तक अपना घर बना के रहते थे वो सब भी ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए जो भी सरफेस वेव होता है, अब इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हो कितना ऊपर कितना नीचे है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एम्पलीट्यूड तो काफी बढ़िया है और इसी से ये डिवास्टेशन भी काफी अच्छा करेगा। इसके अलावा ये तो हमने बात किया अभी तक अर्थक्वेक के अंदर जो वेव्स हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, इन सबको कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखते हैं अगर इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी बताने की, तो नहीं, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं बॉडी वेव्स की तरफ। तो बॉडी वेव्स के अंदर पे जैसे भी अभी हमने बात किया था कि ये अर्थ के इंटीरियर में चलते हैं, मतलब कि अर्थ के अंदर बॉडी में ट्रेवल करते हैं और इसीलिए इनको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक का नाम हमने बताया पी वेव्स जिनको हम लोग प्राइमरी वेव्स बोल रहे हैं और दूसरा है एस वेव जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स बोल रहे हैं। हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जब भी ऐसा अर्थक्वेक जनरेट होता है तो यहां से दो वेव्स इकट्ठे निकलते हैं, दो अलग अलग प्रकार के वेव्स, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी वेव जो होता है वो अर्थ पर सरफेस पर सबसे पहले पहुंचता है, इसीलिए जो भी अभी हम सिस्मोग्राफ देख रहे थे, ये सिस्मोग्राफ इन पी वेव्स को बहुत जल्दी रिकॉर्ड करता है, ये तुरंत पहुंच जाता है। जैसे ही हमारे यहां पर फॉल्ट वाली सिचुएशन पे जहां पर हमारा हाइपोसेंटर है, जैसे ही यहां पर अर्थक्वेक आता है तुरंत ही सरफेस पर पहुंच जाएगा। ये हमारा पी वेव्स होगा। पी वेव्स इसीलिए हम तुरंत ही हमारा सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड कर लेता है। दूसरे तौर पे जो दूसरा वेव होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस वेव। जो एस वेव होता है वो एक प्रकार का सेकेंडरी वेव है जो कि पी वेव्स के आने के कुछ देर बाद तुरंत ही सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होता है। तो यहां पे तुरंत हमको दोबारा पता चल जाता है कि हां अब एस वेव भी आ गया है। और इसके बाद फिर एक डिवास्टेशन होता है सरफेस पर। इन सरफेस पे डिवास्टेशन को हम लोग सरफेस वेव्स बोलते हैं और इसको हम लोग काफी डिवास्टेटेड फॉर्म में, या फिर इसका एम्पलीट्यूड जैसे हम देख रहे हैं कि काफी ऊपर और काफी नीचे गया है, मतलब सबसे ज्यादा अर्थ यहीं पर हिला है। तो जितना ज्यादा अर्थ में वाइब्रेशंस होंगे उतना ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला ये बनेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मान लो कि एक सीधे लाइन अगर हम खींचें तो ये कितना ऊपर और कितना नीचे जाता है, ये वाला जो हाइट होता है ना इसका, यही इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो सिंपल है कि इस वाले का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इस वाले का सबसे कम है और इस वाले का सबसे ज्यादा है। तो इसलिए सरफेस वेव होते हैं जिनकी एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगी। आप ये समझो ना कि अर्थ उतना ही तेज वाइब्रेट कर रहा होगा, तभी तो उसके ऊपर रखा हुआ सिस्मोग्राफ सरफेस वेव्स के कारण कितना ज्यादा हिल गया और उसकी वजह से ये आपको एम्पलीट्यूड देखने को मिला। तो इसी बेसिस पर हम बॉडी वेव्स पढ़ रहे थे। बॉडी वेव्स के अंदर हमने पढ़ा प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, इसके अलावा सरफेस वेव होते हैं। जैसे ही ये हाइपोसेंटर से एपीसेंटर की ओर ये बढ़ता है तो एपीसेंटर से एक नया वेव जनरेट होता है जिसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं। होता यही वाला वेव है, बस जैसे कि वो सरफेस पे ट्रैवल करने लगता है तो उसका हम लोग नाम चेंज कर देते हैं। इसके बेसिस पर हम लोग थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पी वेव और एस वेव के बारे में। यहां पर आपको एक बात यह पता होना चाहिए कि देखो, जो भी इन वेव्स की वेलोसिटी होती हैं वो किस मटेरियल के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इलास्टिसिटी होगी उसमें वैसे ही चेंजेस आएंगे। मतलब कि जितना ज्यादा इलास्टिसिटी उतना ज्यादा वेलोसिटी। इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई प्रेशर लगाते हैं और इस प्रेशर को जैसे ही हमने हटाया ये वापस से उसी फॉर्म में आ गया, तो अब सबसे ज्यादा इलास्टिक क्या होगा आप खुद ही सोचो। मान लो कि आपका जो इरेजर होता है, अगर हम इरेजर की इलास्टिसिटी मेजर कर रहे हो तो आप क्या करो, अपने इरेजर को बहुत तेजी से प्रेस करो और उनको छोड़ दो, तो आप देखोगे कि इरेजर अपने वापस फॉर्म पर आ गया है। तो मतलब इरेजर की इलास्टिसिटी अच्छी है। कुछ चीजें जैसे कि हम और भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे कि मान लीजिए स्टोन है, तो अब स्टोन की इलास्टिसिटी तो और भी अच्छी होगी कि हमने जब इस पे प्रेशर अप्लाई किया तो ये इतना कम डिफॉर्म करते हैं कि ये वापस प्रेशर हटाने पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं और इतना माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनको प्रेशर अप्लाई करने पर। तो इनको हम बोलते हैं कि इनकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी होती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जितना ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर होगा वहां पर इनकी वेलोसिटी तेज हो जाती है और जहां पर सेमी मोल्टन स्ट्रक्चर होगा वहां पर थोड़ी सी धीमी हो जाएगी, अगर एकदम ही लिक्विड है तो और धीमी हो जाएगी। मतलब ये ऐसे होते हैं। तो यहां पर पी वेव और एस वेव का हमने कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें की। पी वेव जो होते हैं जिनको प्राइमरी वेव बोल रहे हैं हम,
उनको हम लॉन्गिट्यूडनल नेचर का बताते हैं, और जो सेकेंडरी वेव्स हैं इनको हम लोग ट्रांसवर्स नेचर का बताते हैं। अब इन दोनों का मतलब क्या है एक बार आप समझने की कोशिश करिएगा। देखो, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं पी वेव्स का। पी वेव्स हमने बताया कि ये लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होता है, जैसे कि आप स्नेल को देखते हो, स्नेल कैसे चलते हैं। मान लो ये सीधा स्नेल है, तो कुछ देर बाद स्नेल का साइज, अगर इसको आगे बढ़ना है तो ये क्या करेगा, ऐसे अपनी बॉडी को मोड़ता है और फिर ये फैल जाता है। क्या हो रहा है यहां पर, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कभी कभी एक्चुअल में ऐसा मुड़ता नहीं है, बल्कि अगर ये बहुत बड़ा सा रहता है ना, तो ये अपने शरीर को थोड़ा छोटा कर देता है और फिर अपने शरीर को बड़ा कर देता है। तो इस वे में स्नेल जो है ये आगे की ओर प्रोपगेट करता है, आगे की ओर बढ़ता है। यहां पर प्राइमरी वेव्स भी कुछ ऐसा ही काम करती हैं। जो भी वेव्स होंगी वो किसी एक समय पर आप देखोगे कि बहुत पास पास वेव्स होंगी, और दूसरे ही क्षण ये वेव्स के अंदर बहुत ज्यादा दूरियां देखने को मिलेंगी। फिर ये पास पास होंगी और फिर इनके बीच में दूरियां देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस प्रकार का ये प्राइमरी वेव्स होता है। इसको आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। यहां पर फ्रीक्वेंसी जो है इस पूरे वेव्स की सबसे ज्यादा होती है, और इसकी एक खासियत यह है पी वेव्स की, ये किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर सकता है। मतलब कि वो मीडियम सॉलिड हो, वो लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, गैसियस हो, सब जगह आपका ये जो पी वेव्स है ये ट्रैवल कर सकता है। जब अभी आगे हम एस वेव पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ लिमिटेशंस भी आएंगी, तो इसलिए आपको यहां पर ध्यान देना पड़ रहा है कि पी वेव्स तीनों ही मीडियम से ट्रैवल करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और सबसे ज्यादा स्पीड कहां पर होगी, जैसा कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा स्पीड आपको मिलेगी सॉलिड स्ट्रक्चर्स के अंदर में। मतलब जो भी सॉलिड्स होंगे वहां सबसे ज्यादा स्पीड होगी, फिर लिक्विड और फिर गैस में। अब यहां पर जो भी सॉलिड और लिक्विड के बीच में एक फॉर्म हम लोग देखा था एस्थेनोस्फीयर का, जो कि सेमी मोल्टेन स्ट्रक्चर का था, तो वहां पर भी ये कुछ यहां बीच में लाई करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग अब यहां पर पी वेव्स की हम थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एस वेव को पढ़ते हैं। एस वेव भी मोर और लेस पी वेव जैसा ही कहां से जनरेट होता है, हाइपोसेंटर से ही जनरेट होता है। और ये बेसिकली आप देखोगे कि ये ट्रांसवर्स नेचर का वेव होता है। ट्रांसवर्स नेचर का वेव का क्या मतलब है, आप ये डायग्राम देखो। सबसे पहले तो ये इसके प्रोपगेशन को दर्शाता है कि आखिरकार सेकेंडरी वेव्स आगे कैसे बढ़ती है। तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि समझते हैं कि यहां पर ट्रांसवर्स का क्या मतलब है। आप यहां पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि जिस दिशा में वेव्स प्रोपगेट कर रहे हैं, मान लो कि ये एक डायरेक्शन है जिसमें वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी तक तो हम देखते थे कि जो प्राइमरी वेव्स था वो कंप्रेस होता था और फिर एक्सपैंड होता था, फिर कंप्रेस होता था और फिर एक्सपैंड होता था एक स्नेल के फाइन तरफ से, और इस तरीके से वो आगे बढ़ता था। लेकिन सेकेंडरी वेव्स जो हैं वो ट्रांसवर्स नेचर के हैं। ट्रांसवर्स का क्या मतलब होता है कि जिस दिशा में आपको आगे बढ़ना है, इन वेव्स को आगे बढ़ना है, उसी के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की दिशा में और नीचे की दिशा में आप इनको आगे बढ़ता हुआ देख सकते हो। आप इसको सिंपली इमेजिन कर सकते हो जिस हिसाब से पानी के अंदर पत्थर फेंकने पर वाटर रिपल्स आते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे, आप सिमिलर फॉर्म में देख सकते हो कि सेकेंडरी वेव्स भी कुछ ना कुछ ऐसे ही आगे बढ़ने का काम करते हैं। अब ये जब भी वेव्स अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो इनकी कुछ खासियत है। ये खासियत क्या है कि जब भी हम अभी पी वेव्स की बात कर रहे थे, तो पी वेव्स तो सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस, किसी भी मटेरियल में ट्रैवल कर सकता था। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक होता है एस वेव्स के लिए। ये स्पेशल कैरेक्टर यहां पे ये दर्शाता है कि ये लिक्विड वेव के या फिर लिक्विड मीडियम के अंदर में ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जहां जहां पर भी ये ट्रैवल नहीं कर पाएगा हम उसका पता लगा लेंगे, और अर्थ के इंटीरियर में हम ये समझ जाएंगे कि हाँ, उस लेयर में अर्थ के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड वाला फॉर्म है, जिसके वजह से ये उसके आगे बढ़ नहीं पाया एस वेव। तो ये एस वेव केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रैवल करता है, ना ही लिक्विड में ट्रैवल कर पाएगा, ना ही गैसियस में ट्रैवल कर पाएगा। अब चूंकि गैसियस से यहां पर हमें लेना देना है नहीं, क्योंकि हम अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा ही होती है। लेकिन अब आप ये समझो कि एक तरफ पी वेव्स है, जहां पे पी वेव्स अर्थ के किसी भी कोने में अगर भूकंप आता है तो वो अर्थ के किसी भी कोने तक पी वेव्स जनरेट हो सकता है, वहां तक जा सकता है। लेकिन एस वेव, मान लो कि यहां पर ये हमारा मान लो कि एक फोकस है, यहीं पर अर्थक्वेक आया है। लेकिन क्या हुआ कि जब भी यहां से वेव्स आगे प्रोपेगेट करने के लिए बढ़ेंगे, जहां पे इसको लिक्विड मिल जाएगा, मतलब कि हमने देखा था कोर का आउटर स्ट्रक्चर कहां किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो यहां से इसके ऊपर अब ये इसके अंदर इंटर नहीं कर पाएगा, यहीं पर ये रुक जाएगा। ठीक,
तो अब इसके वजह से क्या होगा कि जब भी ऐसा कोई भी अर्थक्वेक किसी भी जगह पर आएगा तो यहां से मैक्सिमम दूरी जो ये वेव ट्रैवल कर पाए वो यही होगा ना कि कोर के जस्ट ऊपर ऊपर से ये ट्रैवल कर पाए। तो आप इनका ये जो एंगल है कि किस एंगल के बेसिस पर इन्होंने आखिरकार इसके पीछे ये वेव्स देखने को नहीं मिलेंगे। मान लीजिए कि हम सिस्मोग्राफ लगाते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आता है इस हिस्सा में और हमने नीचे लगा रखा है सिस्मोग्राफ, यहां पर भी, 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 और इन सब सरफेसेस पर भी हमने सिस्मोग्राफ्स लगा रखे थे। तो जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो इन सब में प्राइमरी वेव्स दिखा, कुछ देर बाद सेकेंडरी वेव्स भी दिखा, लेकिन क्या हुआ कि जो इसके नीचे नीचे थे उन सिस्मोग्राफ में केवल थोड़ी देर बाद प्राइमरी वेव्स तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन सेकेंडरी वेव रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो यहां पर ये समझ में आया ना कि इनके बीच में कहीं ना कहीं लिक्विड का कुछ ना कुछ लेयर तो होगा जिसके वजह से ये नीचे की तरफ प्रोपोगेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पर हमने और प्रिसाइसली इसको कंडक्ट किया और हमने देखा कि यहां पर 103 डिग्री से लेके यहां वाले 103 डिग्री तक हम देखेंगे कि ये इन पोर्शंस में एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। ये जो 103 से लेके 103 तक का डिग्री है ये हमेशा याद रहे आपको कि ये रिलेटिव नेचर का होता है। अगर आप ये समझो कि अर्थक्वेक कहीं और आता है तो उसके हिसाब से कुछ एंगल होगा, फिर अगर ये अर्थक्वेक जमीन के कितने अंदर से जा रहा है इसके ऊपर भी कुछ निर्भर करता है। तो इन सब बेसिस पर हम देखेंगे कि यूजुअली 103 से लेके 103 डिग्री तक, मतलब कि आप यहां से देख रहे होगे तो यहां से देखोगे तो ये वाला 103 और ये वाला भी 103, मतलब ये 103 है और ये भी 103 है। तो यहां पर जो भी सेंटर का एंगल बच रहा होगा आप उसके हिसाब से बता सकते हो कि ये जो एस वेव है उसका ये वाला पूरा बड़ा सा एंगल जो है ये हमारा शैडो जोन का काम करता है। तो सिंपली एक तो आप 103 डिग्री से 103 डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर आप सिंपली, आपको पता है कि सर्कल के 360 डिग्री होते हैं। अब इन 360 में से अगर 103 प्लस 103 मतलब 206 डिग्री निकाल दिया तो कितना बचता है, यहां पर आएगा 4, 5, यहां पर आएगा 1। तो ये 154 डिग्री का ये सबस्टेंड करता है, या फिर रफली आप 155 मान सकते हो। ये है इसका एंगल जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि सेकेंडरी वेव्स हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं कि कुछ परछाइयों का कमाल है और इसीलिए हम इनको शैडो जोन बोलते हैं। सिमिलर ग्राउंड में आप देखोगे ना कि प्राइमरी वेव्स के साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बात करें अगर पी वेव्स के शैडो जोन की, जिस हिसाब से हमने एस वेव का शैडो जोन देखा ना 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री तक, पी वेव्स के साथ क्या होता है। हमने पढ़ा कि पी वेव्स हर सॉलिड, लिक्विड, गैसियस किसी भी मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर यहां पर अर्थक्वेक जनरेट होता है, यहां से पी वेव्स निकले, एक और फिनोमेना आपको यहां पर पता होना चाहिए जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या कहता है कि जब भी कोई भी वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या फिर मान लो कि मीडियम सेम हो, सॉलिड मीडियम ही हो, लेकिन एक की डेंसिटी ज्यादा हो, दूसरे की डेंसिटी थोड़ी कम हो, या फिर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, कहीं पर भी अगर ऐसे वेव ट्रेवल करता है ना तो ये अपने पाथ से थोड़ा डिविएट हो जाता है। तो आप देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा था कि इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन चूंकि कोर के आउटर सरफेस पर लिक्विड होता है इसीलिए अपने पाथ से डेविएट हो गया। इसके बाहर वाले जितने भी थे वो अपने पाथ से डेविएट इस हिसाब से हो रहे थे, ये अंदर नहीं आ रहे थे, ये बाहर से ही डेविएट हो जा रहे थे। इसी तरीके से यहां पर भी आप देख रहे हो कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा है ना कि जहां से ये सीधे इसके बाहर निकल जा रहे हैं, और ये वही वाला 103 डिग्री है जो कि हम एस वेव के अंदर देख रहे थे। लेकिन चूंकि एस वेव में तो हमने देखा था कि यहां पर कोर में कोई भी वेव ही नहीं घुस पाती है, इसीलिए ये पूरा का पूरा शैडो जोन बन जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि ये अंदर कोर के अंदर भी घुसता है और कोर से बाहर भी निकल के मेंटल और फिर वापस से सरफेस पर आता है। तो जो इनकी डिग्री एक नॉर्मल तरीके से मिल रही थी वो हमेशा मिल रही थी 142 डिग्री। क्या होता है कि बहुत बार अलग अलग टेक्स्ट बुक में ये एंगल्स थोड़े थोड़े वेरिएबल तरीके से आप देख सकते हो। कहीं कहीं ये 103 को 105 डिग्री लिखते हैं और 142 को 145 डिग्री भी लिखते हैं। तो आप भी कुछ भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं होगा। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि पी वेव्स का शैडो जोन कहां है, शैडो जोन मतलब क्या, ऐसा जोन जहां पर अर्थक्वेक के द्वारा निकले हुए कोई भी वेव पहुंच ही ना पाए, तो ये वाला शैडो जोन है। इस जोन में कोई भी वेव्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा। तो यहां पर जो शैडो जोन है पी वेव्स का कितना होगा, 105 डिग्री से लेके 142 डिग्री तक। ठीक है, तो आप इस हिसाब से इन लोग को डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमने बात की प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव। अब आता है एक सरफेस वेव। सरफेस वेव को हम लोग एल वेव्स भी बोलते हैं। ये सिस्मोग्राफ में सबसे लास्ट में रिकॉर्ड होता है और हमने देखा था कि इसका एम्पलीट्यूड भी काफी ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है
और इसी सरफेस वेव के कारण हम जो भी भूकंप के जो बैड इफेक्ट्स देखते हैं या फिर इल इफेक्ट्स देखते हैं कि बिल्डिंग गिर गया है, सड़क टूट गई है, वो सब सरफेस वेव के कारण ही होता है। ठीक, यहां पर जो भी हम शैडो जोन की बात कर रहे थे, वो शैडो जोन कैसे मिला है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया कि हमने सिस्मोग्राफ रखे हर एक जगह पर और उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। तो इस बेसिस पर अब ऐसा तो नहीं है कि हम बैठ के अर्थक्वेक का इंतजार करेंगे। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अगर कंट्रोल्ड वे में अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा रिएक्शन करा दें अर्थ के अंदर और उससे भी कोई एक वेव जनरेट हो जाए, तो उसके बेसिस पर भी हम इन सभी पढ़ाइयों को अच्छे तरीके से देख सकते थे। तो इतने सारे थ्योरीज हमने पढ़े। यहां पर एक और थ्योरी थी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल है आप एक बार इस वीडियो से भी समझ सकते हो। देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस डायरेक्शन में निकलता है, ऐसा कुछ है, मतलब कि नॉर्थ साइड से निकलता है और साउथ पोल में जाके ऐसे मर्ज हो जाता है। क्या होता है कि अर्थ से बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, मतलब अर्थ भी कुछ वेव छोड़ता होगा। ये जो वेव्स होते हैं ना, ये हमें बचाते हैं हमारे इन सभी लेयर्स जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ये पूरा जो भी अर्थ का पोर्शन हमें देखने को मिल रहा था, इनके अंदर से भी अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसा ही निकलेगा बाहर की दिशा में। और क्या होता है कि सन से, जैसा कि मैं बता रहा हूं, मान लो ये हमारा सन है, अब ये सन भी कुछ ना कुछ वेव्स छोड़ता है और जो कि बहुत ही हार्मफुल वेव्स होते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये क्या करता है कि इन चार्ज्ड पार्टिकल जो कि सन से निकलते हैं ना, इनको डेविएट करता है। ये ऊपर से ऐसे चले जाते हैं अर्थ के, तो ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का काम है। और चूंकि मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि कैसे आता होगा, तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा रिसर्च किया। तो हमें पता चला कि हमारा जो अर्थ का सेंटर है वहां पर आयरन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें ये मैग्नेटिक फील्ड